नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक्सेल स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षाओं की भांति आज मैं पुनः आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट संख्या आपके पास कौन सा है? 34वां, राइट। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे हर प्रैक्टिस सेट में उत्तराखंड का पोर्शन क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ और बाकी जो पोर्शन होता है वो सर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। हमें ये बताना है कि जो उत्तराखंड का विधानमंडल है इसके अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है आपके पास विधानसभा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? विधानसभा। ये काट देना। पहला ऑप्शन क्या है? विधानसभा। नेशनल असेंबली नहीं, केवल क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला ऑप्शन है आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। क्या विधानसभा होते हैं? तो बिल्कुल होता है। ठीक, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद। तो क्या उत्तराखंड के विधान मंडल में विधान परिषद होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। बहुत ही कम राज्य हैं जिनके यहाँ पे क्या होती है? विधान परिषद हुआ करती है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है अभी तक। और चौथा है कि आपका क्या हो जाएगा? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो सबसे जो सुटेबल आंसर है, यानी कि जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज्यपाल और विधानसभा हो जाएगा, राइट। क्योंकि उत्तराखंड का जो विधानमंडल है यहाँ पे विधान परिषद नहीं होती है। ठीक है, हमारे देश में कुल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे क्या होती है? विधान परिषद होती है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि देश के वो 6 राज्य कौन से हैं कि जहां पे विधानमंडल का अंग विधान परिषद भी होता है, राइट। चलिए जी, जैसे केंद्र में देखो, जिस प्रकार से केंद्र में जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद जो है तीन चीजों से बनती है। एक आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई भी कानून पास होगा तो ये इन तीनों प्रक्रिया, ये इन तीनों के थ्रू पास होगा। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो आपका कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बन सकता है। यानी कि कोई भी विधेयक लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा और लास्ट में कहा? राष्ट्रपति अपनी क्या देगा? मंजूरी देगा। तभी जाके कोई भी विधेयक क्या बनता है? आपका अधिनियम बन जाता है। ठीक इसी तरीके से राज्य में भी क्या होता है? एक तो देखो राज्यपाल हो गए और एक आपका विधानमंडल हो गया। ठीक है, और केवल कुछ ही राज्य हैं, 6 केवल ऐसा राज्य है जहां पे क्या होती है? विधान परिषद होती है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि वो 6 राज्य कौन कौन से जहां पे विधान परिषद है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि उत्तराखंड राज्य राज्यपाल और विधानसभा के द्वारा उत्तराखंड का विधानमंडल क्या हो रखा है? बना हुआ। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखो राज्यपाल की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो संविधान है, संविधान के किस भी भाग में राज्य की बात की गई है? तो संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 में राज्य के बारे में क्या की गई है? बात की गई है कि राज्य में किस तरीके से क्या होनी चाहिए? व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो अनुच्छेद 153 है ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? राज्यपाल होना चाहिए। इसके अलावा 154 ये कहता है कि राज्य सरकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है, समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। इसके अलावा बात करें 154 के बाद 155 की बात करें तो 155 क्या कहता है? तो 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 163 163 में ये कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगा और उसी मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 ये कहता है संविधान का कि किसी भी राज्य में किस तरीके से विधानसभा क्या किया जा सकती है? बनाई जा सकती है या विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है।
मान लो उत्तराखंड सरकार कल के दिन ये चाहती है कि हम विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 169 के तहत बनता है। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कब होता है? देखो, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का जो समय होता है वो जनरली आपका फरवरी से अप्रैल के महीने स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो लगभग लगभग मकर संक्रांति के बाद यानी कि जनवरी माह के बाद जो बुरांस का वृक्ष होता है यहाँ पे फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात यानी कि जैसे जैसे आपकी गर्मी स्टार्ट होने लगेगी वैसे वैसे बुरांस के वृक्ष पे क्या आने लगते हैं, फूल आने लग जाते हैं। और उसके बाद जैसे अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद जैसे मई आएगा तो जो बुरांस के फूल होते हैं वो क्या होते हैं, सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए होती है और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं चाहिए होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो बुरांस है, बुरांस हमारे राज्य का क्या है, एक राज्य वृक्ष है। और बुरांस की बात करें, बुरांस का जो साइंटिफिक नाम है, इसका जो साइंटिफिक नाम है, वैसे मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, इसका जो साइंटिफिक नाम है ये है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम बुरांस का क्या होता है, साइंटिफिक नाम होता है। जनरली जो बुरांस का फूल होता है ये 1500 मीटर से लेकर के कितना 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। बुरांस के फूल का जो रंग होता है ये गहरा लाल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप और हाइट पे जाओगे और ऊंचाई पे जाओगे तो और ऊंचाई पे मिलने वाला जो बुरांस होगा उसका कलर धीरे धीरे फीका पड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी हल्का लाल होता है। और जब आप और ऊपर जाओगे और हाइट पे जाओगे, ठीक है, उसके बाद बुरांस का जो फूल है वो आपको सफेद बुरांस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो जी, तो 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। और इसके अलावा इस वृक्ष की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 20 से 25 फीट इस वृक्ष की क्या होती है, ऊंचाई होती है। बाकी इसके अलावा कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे राज्य का राज्य पुष्प आपका मोनाल हो जाएगा। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, मोनाल का साइंटिफिक नाम क्या है, तो मैं कई बार बता, सोसूरिया अल्बेलिटा है, सॉरी मोनाल नहीं, क्या हो जाएगा आपका ब्रह्म कमल। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या हो जाएगा, ब्रह्म कमल हो जाएगा। और ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नाम क्या है, सोसूरिया अल्बेलिटा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि राज्य जो पशु है उसका नाम क्या है, कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नाम क्या है, मॉस्कस काइसोगोस्टर है। इसके अलावा हमारे राज्य की एक राज्य तितली भी घोषित की गई थी जिसका नाम क्या है, कॉमन पिकॉक, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पेपेलियो बाइनेर है। इसके अलावा राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी कौन सी हो जाएगी, मोनाल हो जाएगी। और मोनाल का साइंटिफिक नाम क्या है, लोफोपोरस इम्पिजेनस है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है। तो चलिए करते हैं जरा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तहसील को जिले से हमें क्या करना है, सुमिलित करना है। सबसे पहले देखो सल्ट, तो सल्ट की बात करें तो सल्ट कहाँ की तहसील है, तो सल्ट है आपकी अल्मोड़ा की तहसील हो जाएगी। लेंसडाउन कहाँ पड़ता है, तो लेंसडाउन पौड़ी में पड़ता है, तो यानी कि बी का 4 हो जाएगा। उखीमठ कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग का तहसील है। और वहीं खटीमा कहाँ हो जाएगा आपका, उधम सिंह नगर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट मिलान हो जाएगा। वहीं अगर हम और तहसील की बात करें तो जैसे आपका रुद्रप्रयाग जिला है, रुद्रप्रयाग जिले में कितनी तहसील है, 4 तहसील है। और ये 4 तहसील देखो, एक तो उखीमठ होगी, ठीक है, एक आपका जखोली हो जाएगा, ठीक है, एक आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, एक आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा और एक आपका बसु केदार हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 ही होगी और बाकी ये है। उसके अलावा उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में कुल कितनी तहसीलें हैं, 8 तहसीलें हैं। और 8 तहसील में कौन कौन सी है, जैसे एक तहसील है काशीपुर, काशीपुर के अलावा रुद्रपुर, रुद्रपुर के अलावा गदरपुर हो जाएगा, इसके अलावा बाजपुर हो जाएगा, इसके अलावा जसपुर,
जसपुर के अलावा किच्छा, ठीक है, इसके अलावा सितारगंज, सितारगंज हो जाएगा, और सितारगंज के अलावा आपका खटीमा हो जाएगा। तो ये उधम सिंह नगर की क्या है, प्रमुख तहसीलें हैं। और बाकी वही अगर हम पौड़ी पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में जो कुल तहसील है, पौड़ी में कितनी तहसील है, 12 तहसील। पौड़ी में कितनी तहसील है, 12। और पौड़ी से पहले कौन है, अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में भी कितनी तहसील हैं, 12 तहसील हैं। और देखो 12 की 12 तहसील हमें लिखनी नहीं, क्योंकि तहसील आपकी क्या है, जैसे रानी खेत है, ये तो हर किसी को पता होता है। अब मैं यहाँ पे वो तहसील लिख रहा हूँ जो बिल्कुल थोड़ा हटके नाम होते हैं। जैसे एक नाम है आपके पास, क्या है, भनौली है, एक तहसील है भनौली, ठीक है। एक तहसील है जैती, एक तहसील है आपके पास कौन सी, शालदे हो जाएगी। देखो देखो ये थोड़ा सा हटके नाम लग रहे हैं, जैसे भनौली है, जैती है, शालदे है। शालदे के अलावा आपका जैसे एक धौल छीना हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, धौल छीना, धौल छीना हो जाएगा। और एक आपका कौन सा हो जाएगा, लमगड़ा हो जाएगा, राइट, कौन सा हो जाएगा, लमगड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ तहसीलें हैं। बाकी तहसीलें आसान है, जैसे द्वाराहाट है, ये सभी को पता है अल्मोड़ा में ही है। रानी खेत है, सभी को पता है अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो बाकी जो आसान वाले मैं नहीं लिख रहा हूं, आपके पास केवल टफ वाले लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही पौड़ी में कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसील हैं। और वो तहसील पे विशेष हम प्रकाश डालेंगे जो तहसील क्या होती है, थोड़ा याद करना टफ होती है। तो जैसे पौड़ी में कौन कौन सी तहसील है, तो जैसे एक कौन सी है, धुमाकोट, जैसे है एक धुमाकोट हो जाएगा, ठीक है। एक चौकी सैण हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, चौकी सैण, धुमाकोट, चौकी सैण, ठीक है। जाखणी खाल, एक हो जाएगा आपका जाखणी खाल, जाखणी खाल। इसके अलावा एक आपके पास हो जाएगा वीरों खाल, ठीक है। तो धुमाकोट, चौकी सैण, जाखणी खाल, वीरों खाल। वीरों खाल के बाद जो अगला आपके पास है, ठीक है, तो मेन आपको ये रख, जैसे फिर पौड़ी है, कोटद्वार है, ठीक है, ये और कई सारी, तो मेन आपको ये याद रखने। बाकी तहसीलें और भी आपको ध्यान रखना, लेकिन बाकी तहसील याद करना क्या है, आसान है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं इसके बाद। और अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूं, इसका संबंध किससे है, कुड़िंद वंश से। कुड़िंद वंश की बात करें तो कुड़िंद वंश के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो कुड़िंद वंश है, इसको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है, तो महाभारत में कुड़िंदों को कहा गया है द्विज कहा गया है। क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। इसके अलावा देखो महाभारत में जो द्विज राजा थे, यानी कि जो कुड़िंद राजा थे, कुड़िंद राजाओं को क्या कहा गया है, तो कुड़िंद राजाओं को कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। वहीं अगर बात करें विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, कुड़िंदोपश्य कहा गया है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, कुड़िंदोपश्य, कुड़िंदोपश्य कहा गया है, ठीक। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बात करें, किसकी बात करें, अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र आपको पता है किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। और अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, कुड़िंद जन कहा गया है, कुड़िंद जन कहा गया। और वहीं अगर टॉलमी ने यहाँ के लोगों को क्या कहा है, तो टॉलमी ने यहाँ के लोगों को कहा है कुड़िंद राइन। क्या कहा है, कुड़िंद राइन कहा है। तो टॉलमी ने क्या कहा है, तो टॉलमी ने कहा है कुड़िंद राइन कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुड़िंदों के बारे में, तो कुड़िंदों की जो राजधानी हुआ करती थी, ये कहाँ हुआ करती थी, कलकूट हुआ करती थी। और कलकूट किसका प्राचीन नाम हुआ करता था, कलकूट हुआ करता था कालसी का प्राचीन नाम हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो दूसरी राजधानी हुआ करती थी, उसको बोलते हैं शत्रुघ्न नगर। कौन सा, शत्रुघ्न नगर इनकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी। वहीं इसके अभिलेखों की बात करें तो इसका जो अभिलेख मिला है वो कौन सा मिला है, कालसी अभिलेख मिला है, जिससे कुड़िंद वंश की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो अशोक का जो कालसी अभिलेख है वे कब का है, 257 बीसी का है। कब का है, 257 बीसी का है। और इसी कालसी अभिलेख में कालसी के लिए क्या लिखा गया है, कलकूट, ठीक है। कालसी को क्या किया गया है, कलकूट नाम कहा गया है।
और जो कालसी अभिलेख था इसकी खोज 1860 में किसने करी थी? फॉरेस्ट ने करी थी। एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम क्या था? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में कालसी अभिलेख की खोज की गई थी और इसी कालसी अभिलेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है? कुड़िंद राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर बात करें तो जो कुड़िंद वंश है, कुड़िंद वंश को उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश भी कहा जाता है। प्रथम राजनीतिक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम राजनीतिक वंश किसे कहा जाता है? कुड़िंद वंश को कहा जाता है। और कुड़िंद वंश के कई राजाओं के बारे में जो इन सिक्के हैं, इन सिक्कों में 8 राजाओं के नामों का क्या है? उल्लेख है। जैसे एक राजा है मगधत, ऐसे ही एक है हरदत्त, एक है आपका कौन सा? शिवदत्त, एक हो जाएगा आपका कौन सा? शिवपालित। ठीक है, शिवपालित हो जाएगा। शिवपालित के अलावा एक राजा है आपके पास कौन? अमोदभूति। कौन है? अमोदभूति है। एक राजा है आपका विजयभूति। ठीक है, इसके अलावा एक राजा आपका गौमित्र। ठीक है, एक राजा है आपका कौन सा? आसेक। ठीक है, तो ये क्या है? आपके कुछ कुड़िंद राजा है। इसके अलावा देखो अगर बात करें तो हमें कुड़िंदों की कितने प्रकार की मुद्राएं मिली है? 3 प्रकार की मुद्राएं मिली है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं और अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं मिली है। और देखो इन्हीं कुड़िंदों की जो सिक्के मिली है, इन्हीं सिक्कों पे जो है डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा एक किताब लिखी गई है और उस किताब का नाम क्या है? तो उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स। उसका नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स, कुड़िंद कॉइन्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स। तो एक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा, डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा यह किताब लिखी गई है। ठीक है, तो देखो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? कुड़िंद वंश के बारे में क्या रखनी है? याद रखनी है। चलिए जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 और 25वां प्रश्न है कि चंद वंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक निम्न में से किसका सहयोग मिला था? ठीक है, तो देखो चंद वंश को पराजित करने के लिए जो मेन सहयोग मिला था, तो ये सहयोग किसका मिला था? ये सहयोग मिला था हर्षदेव जोशी का। ये सहयोग किसका मिला था? ये सहयोग मिला था हर्षदेव जोशी का सहयोग मिला था। ठीक है, हर्षदेव जोशी के बारे में देखो अगर आप जो क्लास पढ़ते हैं तो हर्षदेव जोशी के बारे में डिटेल से जानते हैं कि हर्षदेव जोशी ने किस तरीके से यहाँ पे शासन किया था। और जो लास्ट टाइम था, यानी कि जो चंद वंश का जो लास्ट वाला जो टाइम था, इस टाइम पे हर्षदेव जोशी की बड़ी इंपॉर्टेंट क्या हुआ करती थी? भूमिका हुआ करती थी, और स्पेशली किसी भी व्यक्ति को राजा बनाने में। हर्षदेव जोशी जो था वो किसका बेटा था? शिवदत्त का बेटा था। किसका बेटा था? शिवदत्त का बेटा था। और ये शिवदत्त कौन था? तो ये शिवदत्त था दीपचंद, दीपचंद का क्या था? वजीर था या इसका वक्सी था। ठीक है, जब दीपचंद बहुत छोटा था तो फिर संरक्षक के रूप में कौन बना? शिवदत्त बना। ठीक है, फिर जब दीपचंद बड़ा हुआ तो देखो शिवदत्त की मृत्यु हुई और इसी शिवदत्त का पुत्र था कौन? हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी। और हर्षदेव जोशी क्या बनता है? दीपचंद का क्या बनता है? वजीर बनता है, बक्सी बनता है। ठीक है, इसी दीपचंद के समय यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? मोहन सिंह रौतेला। उसका नाम क्या था? मोहन सिंह रौतेला था। और जो मोहन सिंह रौतेला था, तो मोहन सिंह रौतेला के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बाकी कई सारी चीजें खैर उसको आगे पढ़ेंगे हम। ठीक, इसी हर्षदेव जोशी को ध्यान रखना, इसको हरकदेव जोशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकदेव जोशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक व्यक्ति है डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन हियर्से। कौन है? डब्ल्यू फ्रेजर एवं कैप्टन हियर्से, कैप्टन हियर्से। तो डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन हियर्से ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा है? तो इसने कहा है इसको, ठीक है,
अर्लवार्विक, कुमाऊं का अर्लवार्विक, ठीक है, इसने क्या कहा है, कुमाऊं का अर्लवार्विक, अर्लवार्विक, ठीक है, अर्लवार्विक ऑफ कुमाऊं। तो डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन हियर्सी के द्वारा हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्लवार्विक कहा गया है। इसके अलावा एक इतिहासकार है जिनका नाम है राहुल संकीर्तन। कौन है? राहुल संकीर्तन। और राहुल संकीर्तन ने भी इनको एक नाम दिया है और इन्होंने इनको क्या कहा है, इन्होंने इनको विभीषण की संज्ञा दी है। क्या की दी है? विभीषण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो देखो हर्षदेव जोशी के बारे में ये चीजें आपको याद रखने हैं। पहली बात, ये दीपचंद का क्या हुआ करता था? वजीर हुआ करता था। इसके पिता का नाम क्या था? शिवदत्त था। ठीक है, इसको हरकदेव जोशी भी कहा जाता है, इसको कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन हियर्से के द्वारा इसको कुमाऊं का अर्लवार्विक भी कहा गया और राहुल संकीर्तन इसको क्या कहते हैं? कुमाऊं का विभीषण कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, बाकी देखो महेंद्र चंद के बारे में जानते हैं कि ये कुमाऊं का क्या था? अंतिम राजा था। अंतिम राजा था। कौन था? अंतिम राजा था। और जो लाल सिंह था, लाल सिंह ये इसी का क्या कौन था? मामा जी था। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 पे आ जाते हैं और इनमें हमने ये करना है कि सही सुमेलित करना है। तो जरा आप इनको सही सुमेलित कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए है कि श्रीनगर क्या अजयपाल की राजधानी थी? तो ये बात बिल्कुल सही है, श्रीनगर का संबंध अजयपाल से था, तो यानी कि ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इसके अलावा अगर बात करें तो टिहरी, क्या सुदर्शन शाह की राजधानी टिहरी थी? तो बिल्कुल सही है ये बात भी। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या कनकपाल की राजधानी अल्मोड़ा थी? तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि कनकपाल चांदपुर गढ़ी का राजा हुआ करता था और इसी ने जो है गढ़वाल में परमार वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये सही मैच नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चांदपुर गढ़ी, कनकपाल के चांदपुर गढ़ आने से पहले वहां पे भानु प्रताप क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। बाद में इसी भानु प्रताप ने कनकपाल से अपनी बेटी का क्या कराया? विवाह कराया और जो सत्ता थी, पूरा जो शासन था, वो किसको दे दिया था? कनकपाल को दे दिया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये वाला आपका सही मैच नहीं हो रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि 1790 में गोरखाओं के आक्रमण के समय चंद वंश का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो देखो चंद वंश का राजा निम्नलिखित में से कौन था, ये बताना है। तो देखो जब 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं पे अटैक किया तो उस टाइम पे चंद वंश का जो राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम क्या था? महेंद्र चंद। तो ये चंद वंश का क्या हो जाएगा? अंतिम राजा हो जाएगा। ठीक है, देखो जब राजा कुमाऊं का जब राजा दीपचंद था तो उसी टाइम से कुमाऊं में क्या आ गया था? संकट आ चुका था। इसी दीपचंद का मैंने आपको बताया था संरक्षक हुआ करता था। इसका संरक्षक कौन हुआ करता था? तो इसका संरक्षक हुआ करता था शिवदत्त। कौन हुआ करता था? शिवदत्त हुआ करता था। ठीक है, ऐसे ही भारत के इतिहास में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। इसीलिए शिवदत्त को कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। इसी शिवदत्त का बेटा था कौन? हर्षदेव जोशी। कौन था? हर्षदेव जोशी। जब शिवदत्त की मृत्यु हुई तो उसके बाद हर्षदेव जोशी इस दीपचंद का क्या बनता है? वजीर बनता है। क्या बनता है? वजीर बनता है। ठीक है, सारी चीजें कौन देखता था? हर्षदेव जोशी देखता था। उसी टाइम पे दीपचंद के दरबार में ही एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मोहन सिंह रौतेला। उसका नाम क्या था? मोहन सिंह रौतेला। तो मोहन सिंह रौतेला ने क्या कर दिया? यहाँ पे विद्रोह कर दिया और इसने दीपचंद और हर्षदेव जोशी को क्या कर दिया? कैद कर दिया। कुछ टाइम के बाद इसने दीपचंद को क्या कर दिया? मरवा दिया। और कैसे करके हर्षदेव जोशी यहाँ से भागने में क्या हो गया? सफल हो गया। हर्षदेव जोशी जब यहाँ से भागा तो सीधे कहाँ गया? गढ़वाल के राजा ललित शाह के पास गया, क्योंकि उस टाइम पे गढ़वाल का राजा कौन हुआ करता था? ललित शाह हुआ करता था। तो फिर ये वहां पे गया और इसने ललित शाह से क्या करी? प्रार्थना करी कि आप कुमाऊं में आइए, क्योंकि कुमाऊं में क्या है? इस टाइम पे संकट आ चुका है और एक गलत व्यक्ति कुमाऊं में क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। उसने वहां के राजा को क्या कर दिया? मार दिया।
जब ललित शाह ने हर्षदेव जोशी को सुना, क्योंकि बहुत टाइम से ललित शाह भी चाहता था, क्योंकि उसके क्या थे, 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों के लिए वो भी क्या चाहता था, साम्राज्य चाहता था। उसका सबसे बड़ा बेटा था जयकीर्ति शाह, उसके बाद कौन था, प्रद्युमन शाह था। तो उसको तो पता था कि जब ललित शाह का टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद गढ़वाल का राजा कौन बनेगा, उसका बड़ा बेटा प्रद्युमन शाह बनेगा, है ना। कौन बनेगा, प्रद्युमन शाह बनेगा। और जब प्रद्युमन शाह बनेगा, सॉरी प्रद्युमन शाह नहीं, जयकीर्ति शाह बनेगा, ठीक है। तो फिर प्रद्युमन शाह को भी क्या चाहिए, राज्य चाहिए, ठीक है। तो उसने भी सही टाइम देखा और इसने हर्षदेव जोशी की मदद करी और कुमाऊं पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्या कर दिया, कुमाऊं पे अटैक किया। और जब कुमाऊं पे अटैक किया तो ध्यान रखना, फिर एक युद्ध होता है 1779 ईस्वी में। कब होता है, 1779 ईस्वी में। 1779 में एक युद्ध होता है अल्मोड़ा में, और इसी युद्ध को बोला जाता है बगवाली पोखर का युद्ध। क्या कहा जाता है, बगवाली पोखर का युद्ध कहा जाता है, बगवाली पोखर का युद्ध कहा जाता है। और ये जो बगवाली पोखर का युद्ध होता है तो ये किसके बीच में होता है, तो ये होता है किसके बीच में, ललित शाह वर्सेस किसके बीच में होता है, तो मोहन सिंह रौतेला। अब ये मोहन चंद बन जाएगा, मोहन चंद के नाम से गद्दी पे बैठेगा। इनके बीच में युद्ध होता है और यहाँ पे गढ़वाल का राजा ललित शाह जीता है और मोहन चंद हार जाता है। जैसे ही ललित शाह जीत जाएगा तो उसके बाद ये अपने दूसरे बेटे प्रद्युमन शाह को क्या बना देता है, कुमाऊं का राजा बना देता है, ठीक है। और जब इसने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा बनाया तो उसके बाद ये वापस आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसने अपने दूसरे बेटे को क्यों बनाया, क्योंकि बड़े बेटे को कौन सा साम्राज्य मिलेगा, गढ़वाल का राजा बनेगा, ठीक है। देखो, तो प्रद्युमन शाह एकमात्र ऐसा राजा था गढ़वाल का जो कुमाऊं का भी क्या बना, राजा बना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो 1779 में प्रद्युमन शाह जो है, प्रद्युमन शाह क्या बन गया, कुमाऊं का राजा बना। और किस नाम से बनेगा, प्रद्युमन चंद से। तो 1779 से लेकर के और ये 1786 तक कुमाऊं में क्या करता है, राज करता है। 1786 में क्या होता है कि ललित शाह, जो ललित शाह का बेटा, जो कि उसके बाद गढ़वाल का क्या बन चुका था, राजा बन चुका था, जयकीर्ति शाह की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। कब, 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में जैसे गढ़वाल के राजा की मृत्यु होती है तो प्रद्युमन शाह कुमाऊं को छोड़ करके कहां गया, वापस गढ़वाल आ गया और उसने गढ़वाल की गद्दी संभाल ली। अब इसी बात का फायदा किसने उठाया, मोहनचंद ने उठाया। अब मोहनचंद मरा थोड़ी थे पहले, वो जिंदा था, वो भी क्या देख रहा था, मौके का इंतजार कर रहा था। और फिर 1786 ईस्वी में, फिर 1786 ईस्वी में मोहनचंद ने फिर से क्या कर दिया, कुमाऊं पे आक्रमण कर दिया। और ये युद्ध मोहनचंद वर्सेस किसके बीच में होता है, हर्षदेव जोशी के बीच में होता है, हर्षदेव जोशी के बीच में होता है। और इसमें मोहनचंद जी जाता है और हर्षदेव जोशी क्या हो जाता है, हार जाता है। और इसी युद्ध को क्या बोलते हैं, पाली गांव का युद्ध कहा जाता है। पाली गांव का क्या कहा जाता है, युद्ध कहा जाता है। तो फिर से देखो, मोहनचंद कुमाऊं का क्या बन गया, राजा बन गया। इससे पहले भी मोहनचंद था। तो कुमाऊं का एकमात्र राजा है जो 2 बार क्या बनता है, राजा बनता है, ठीक है। जब इतनी बात हुई तो इतनी बात होने के बाद देखो फिर से हर्षदेव जोशी हार गया और फिर से ये बाद में कहा जाता है, गढ़वाल के राजा के पास जाता है और गढ़वाल के राजा को बोलता है कि जो मोहनचंद है उसने फिर से क्या कर दिया, अटैक कर दिया। फिर बाद में हर्षदेव जोशी फिर से सेना खड़ा करता है और 1788 में फिर युद्ध होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, युद्ध होता है 1788 में, 1788 में, ठीक है। 1788 से पहले देखो फिर ये हरा देता है किसको, हर्षदेव जोशी जो है इसको हरा देता है। किसको हरा देता है बाद में, हर्षदेव जोशी मोहनचंद को हरा देता है। और मोहनचंद को हराने के बाद हर्षदेव जोशी ने शिवदत्त नाम का एक व्यक्ति था उसको क्या बना दिया, कुमाऊं का राजा बना दिया, ठीक है। फिर साल आता है 1788 में, अब मोहनचंद मर चुका है, ठीक है। 1788 में फिर से क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में, ये युद्ध किसके बीच में होता है, लाल सिंह एंड हर्षदेव के बीच में होता है। और जब ये युद्ध हुआ इसमें लाल सिंह जीत गया और हर्षदेव हार गया। और लाल सिंह ने जो मोहनचंद था इसी का बेटा महेंद्र चंद को क्या बनाया, कुमाऊं का राजा बनाया। क्या बनाया, कुमाऊं का राजा बना दिया, ठीक है। तो 1988 में कुमाऊं का राजा कौन बनता है, महेंद्र चंद बनता है। और जब हर्षदेव जोशी यहां भी हार गया तो अब इसके बाद गढ़वाल के राजा ने मदद करने के लिए इनकार कर दिया। अब ये सीधे गया कहां पे, नेपाल गया। और नेपाल के राजा को इसने क्या किया, कुमाऊं पे अटैक करने के लिए आमंत्रित किया। और तब जाके
नेपाल के राजा ने अमर सिंह थापा और हस्ती दल की चौतरिया में कुमाऊं में क्या भेजी, एक सेना भेजी। और फाइनली 1 फरवरी 1790 ईस्वी, 1 फरवरी 1790 ईस्वी कौन सा युद्ध, हवाला बाग का युद्ध। हवाला बाग के युद्ध में, हवाला बाग के युद्ध में गोरखाओं ने किसको हरा दिया, गोरखाओं ने महेंद्र चंद को हरा दिया। और इस प्रकार से कुमाऊं में चंद वंश का शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और कुमाऊं में 1790 ईस्वी से गोरखा साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है, गोरखा राज्य में मौकर एक प्रकार का क्या था, कर था। ठीक है, तो किस प्रकार का कर था, तो देखो ये गृह कर था। प्रत्येक परिवार पे लिया जाने वाला जो कर हुआ करता था, उसी कर को क्या बोलते थे, मौकर कर कहते थे। जनरली 2 रुपए प्रति परिवार लिया जाता था। इसके अलावा देखो विवाह कर की बात करें तो विवाह कर को क्या बोलते थे, टीका भेंट कहते थे। जो शादी विवाह उत्सवों में लिया जाता था उसको क्या बोलते थे, टीका भेंट कहा जाता था। इसके अलावा देखो पशु चारकों पे जो है चारागाह कर लिया जाता था। ठीक है, सैनिकों को जो दे कर हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, तिमारी कर कहते थे। क्या कहते थे, तिमारी कर कहते थे। इसके अलावा गोरखा प्रशासन में कुछ और कर भी हुआ करते थे, जैसे एक कर है रहता कर। ठीक है, रहता कर, एक कर कौन सा होता था, रहता कर। रहता कर किन लोगों पे लिया जाता था, तो ये उन लोगों पे लिया जाता था जो गोरखों के डर से अपना गांव भाग के चले जाते थे। ठीक है, ताकि कोई भागने की हिम्मत न करे, तो इसलिए उनसे क्या लिया जाता था, रहता कर। तो भागे हुए लोगों पर, भागे हुए लोगों पर जो कर लिया जाता था उस कर को बोलते थे रहता कर। इसके अलावा एक कर होता था जिसको बोलते थे बहता कर। कौन सा कर, बहता कर। और बहता कर की बात करें तो बहता कर किस पे लिया जाता था, तो छिपाई गई संपत्ति पे। कई लोग क्या होते थे कि गोरखों के डर से अपनी संपत्ति को क्या कर देते थे, छिपा देते थे। तो छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने, और अगर गोरखों को पता चल गया कि आपने संपत्ति छिपा रखी थी तो फिर आप पे और ज्यादा टैक्स लिया जाता था। तो छिपाई गई संपत्ति पे बहता कर, भागे हुए लोगों पे कौन सा कर लिया जाता था, रहता कर लिया जाता था। ठीक है, कौन सा कर लिया जाता था, रहता कर लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें यहाँ पे ये बताना है कि देहरादून जिले का निर्माण कब हुआ। ठीक है, तो सभी को पता है देहरादून जिले का निर्माण कब हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ। थोड़ा सा अगर हम देहरादून की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले देखो आप क्या देखना कि सबसे पहले 1817 ईस्वी में, कब, 1817 में, 1817 में जब विलियम ट्रेल का यहाँ पे क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। यानी कि विलियम ट्रेल क्या था, आपका कुमाऊं का कमिश्नर था। ठीक है, 1817 में विलियम ट्रेल के द्वारा क्या किया गया कि देहरादून को सहारनपुर जिले में ऐड किया गया। सहारनपुर में क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। देहरादून को सहारनपुर जिले में जोड़ा गया। उस टाइम तक देहरादून देखो ऐसा नहीं था, ना जिला था ना कुछ था, केवल एक क्षेत्र था। ठीक है, क्षेत्र का नाम था। तो इसको क्या कर दिया गया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहारनपुर जिले में इसको जोड़ दिया गया। फिर साल आया 1825 ईस्वी, 1825। 1825 में एक समिति बनाई गई और इस समिति का नाम था बोल्ट्जमैन समिति। क्या था, बोल्ट्जमैन समिति। इसी बोल्ट्जमैन समिति की सुझाव पर, इसी बोल्ट्जमैन समिति के सुझाव पर देहरादून को कुमाऊं मंडल में जोड़ा गया। देहरादून को कुमाऊं मंडल में जोड़ा गया। कुमाऊं कमिश्नरी, तब कमिश्नरी हुआ करता थी, कुमाऊं कमिश्नरी में जोड़ा गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 1825 में बोल्ट्जमैन समिति की सिफारिश पर देहरादून को कहां जोड़ा गया, तो देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में जोड़ा गया। साल 1829 में 1829 में देहरादून को मेरठ मंडल में जोड़ा गया। मेरठ मंडल में जोड़ा गया। मेरठ मंडल में जोड़ा गया। ठीक है, तो अभी तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने बोला कि 1871 में मेरठ मंडल में जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन मेरठ मंडल यहाँ पे जिला की बात हो रही है कि देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल, अभी जिला नहीं बन रखा है। 1829 में जब मेरठ मंडल में जोड़ा गया तब तक जिला नहीं है देहरादून, अभी जिले का दर्जा नहीं मिला है, बस केवल मेरठ मंडल में जोड़ दिया गया।
फिर देखो साल आता है 1867 और 1867 में देहरादून को क्या बनाया गया, नगर पालिका बनाया गया। क्या बनाया गया, नगर पालिका घोषित की गई, देहरादून को नगर पालिका घोषित किया गया। फिर साल आया 1871 ईस्वी में, 1871 में क्या किया गया, देहरादून को क्या बनाया गया, जिला बनाया गया। और देखो जैसे ही इसको जिला बनाया गया तो इसको मेरठ मंडल में जोड़ दिया गया, यानी कि जिला कहां पे होगा आपका, मेरठ मंडल में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आता आपके पास, देखो सिंपल प्रश्न अगर ये होता है यहाँ पे कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब जोड़ा गया, तब आपका आंसर होता है 1829। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है कि देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में कब जोड़ा गया, तो तब ये आपका 1871 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देहरादून क्या नहीं है, जिला नहीं है। देहरादून पहली बार जिला कब बनता है, 1871 में बनता है। फिर उसके बाद देखो साल आया 1975, यानी कि देश आजाद होने के बाद, तो देश आजाद होने के बाद 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में जोड़ा गया। गढ़वाल मंडल में क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो देहरादून को क्या किया गया, गढ़वाल मंडल में जोड़ा गया। ठीक है, तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। देखो एक ही प्रश्न में देखो कितनी सारी चीजें क्लियर होगी। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, ये वाला भी पूछ सकता है, नगर पालिका कब बनी, सहारनपुर में कब जोड़ा गया, कुमाऊं कमिश्नरी में कब जोड़ा गया, तो प्रश्न कुछ भी हो सकता है। तो देखो यही होता है प्रैक्टिस सेट करने का फायदा, एक ही प्रश्न के अंदर कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। और देखो कई बार कुछ बच्चे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि सर पेपर इजी हो रहा है, इजी हो रहा है। ठीक है, देखो पेपर जो है किसी एक दो बच्चे को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रश्न आसान लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, आप केवल रिवाइज करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके बोलने से बहुत इजी प्रश्न, बहुत वैसे प्रश्न नहीं डालूंगा भाई, कुछ भी उटपटांग प्रश्न नहीं बनाऊंगा। ठीक है, कम से कम जो प्रश्न पेपर में, जो आपकी किताबों में है, वो प्रश्न कम से कम आपके ठीक तो होने चाहिए, बेसिक प्रश्न ठीक होने चाहिए। ठीक है, क्लास हो चाहे ऑनलाइन, जो हमारे स्टूडेंट हैं वहां पे हर टाइप के बच्चे, सभी बच्चों को ध्यान में रख करके पेपर बनाया जाता है। तो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो न बहुत आसान है, न बहुत टफ होता है, एवरेज होता है, कभी कभी थोड़ा इजी होता है, लेकिन हर पेपर इजी थोड़ी होता है, कुछ पेपर आपके टफ भी तो होते हैं। ठीक है, तो जो एक दो बच्चे जो कमेंट कर रहे होते हैं कि सर पेपर बहुत आसान है और बढ़ाओ, और क्या बढ़ाओगे भाई, है ना, उठपटांग प्रश्न डाल के आप जबरदस्ती पेपर बहुत वाहियात लेवल का नहीं बनाना है। कम से कम पेपर में जो प्रश्न आ रहे हैं किताबों से आ रहे हैं, तो कम से कम वो प्रश्न ठीक तो हो जाए। हमेशा ध्यान रखना सिलेक्शन एक ही चीज से रुकता है, और वो किससे रुकता है कि देखो जो टफ प्रश्न आएगा तो वो सभी के लिए टफ है, ध्यान रखना। लेकिन सिलेक्शन कहां से, सिलेक्शन कभी टफ प्रश्न से नहीं रुकता है, मेरी एक बात याद रखना हमेशा, सिलेक्शन कभी भी कठिन प्रश्न से नहीं रुकता है, सिलेक्शन हमेशा रुकता है सरल प्रश्न से, या जो एवरेज प्रश्न होते हैं। क्योंकि कई बार हम सरल प्रश्न को क्या कर देते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो ये सरल प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, या मॉडरेट क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर एक प्रश्न भी आपका गलत हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी पुलिस का पेपर बड़ा टफ आया हुआ था, तो भाई टफ आया था तो वो सभी के लिए आया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने वहां पे जो नॉर्मल प्रश्न आ रखे थे वो गलत किए होंगे, उसका सिलेक्शन रुकेगा, उसका सिलेक्शन थोड़ी रुकेगा जो टफ क्वेश्चन छोड़ के आया, वो टफ तो सभी के लिए टफ था। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत समझना कि मैं यहाँ पे टफ बनाने के चक्कर में कुछ भी उटपटांग या फालतू के क्वेश्चन डाल दूं, है ना। अब आयोग कुछ प्रश्न तो ऐसे डाला कि जिसको कोई सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, तो भाई ऐसे प्रश्न तो डालने भी नहीं है ना यहाँ। अब ऐसे वजह से उसने एक प्रश्न डाल दिया कि ये वाला उपन्यास है, किस उपन्यास में ये बात लिखी गई। अरे भाई आप एक प्रश्न के चक्कर में क्या सारे उपन्यास पढ़ने लग जाओगे क्या, कि किस उपन्यास के अंदर क्या क्या बातें लिखी। ठीक है, जैसे उसने लिखा था कि किस उपन्यास में रानी कर्णावती के वीरांगना का वर्णन किया गया है, तो भाई इसके लिए आपको उपन्यास तो याद रखने, उपन्यास के अंदर क्या लिखे वो बातें भी याद रखनी। अब एक प्रश्न के लिए आप इतने सारे उपन्यास थोड़ी पढ़ने लोगे। ठीक है, या उपन्यास के अंदर क्या बातें लिखी है वो थोड़ी, आप ज्यादा से ज्यादा किसी राइटर का उपन्यास याद कर सकते हैं, उसकी कौन सी रचना है वो याद कर सकते हैं, लेकिन रचना के भी अंदर क्या है वो थोड़ी याद करना है भाई। एक प्रश्न के चक्कर में आप पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हैं, वो थोड़ी याद करना है। कम से कम उसके चक्कर में हमारे जो बेसिक प्रश्न है वो भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशली देखो जो प्रश्न है उन प्रश्नों पे बड़े ध्यान से, अब जैसे इस प्रश्न में इतनी सारी बातें आपको मिली, आप केवल प्रश्न ही क्यों देख रहे हैं, प्रश्न के अंदर इतनी सारी चीजें हैं देखो, है ना, तो ये भी तो दिमाग में रखना है, ये नहीं रखना है। ठीक है, अब मान लो ये प्रश्न आ गया तो कहने के लिए ये इजी प्रश्न था, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। अब मान लो अगर प्रश्न ये आ जाता कि देहरादून को नगर पालिका कब बनाएगी, तो देखो इसी के अंदर ये प्रश्न भी हो गया ना सॉल्व आपका।
ठीक है, तो एक ही प्रश्न के अंदर कई सारे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर में कभी इजी भी रहेंगे, कभी टफ भी रहेंगे, ये ध्यान रखना है। और कई बार देखो एक दो प्रश्न फ्लो में हो जाते हैं, ठीक है, उसको आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाती है, ठीक, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा टफ टफ के चक्कर में नहीं भागना है। इससे आपकी बेसिक और मॉडरेट लेवल वाली चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और ध्यान रखना, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन तभी होगा जब आपके पास जो चीज है उन चीजों को आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उनको बार बार रिवाइज करते हैं। और अगर यहां से प्रश्न बना तो ये प्रश्न आप गलत करके नहीं आते, तब जाके क्या होता है, अच्छे से सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, चंद वंश का वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कर उन्हें भेंट प्रदान की तथा उनसे तराई एवं भाबर की जागीर देने की प्रार्थना की। देखो, तो चंद वंश का वह राजा था गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, पहले इसका नाम केवल ज्ञानचंद हुआ करता था। तो जब ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या दी, गरुड़ की उपाधि दी। ठीक है, और तब से यही ज्ञानचंद जो है वो गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए। क्या कहलाया, गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। और ये जो गरुड़ ज्ञानचंद था, ठीक है, इस ज्ञानचंद से फिरोज शाह तुगलक क्या हो गया था, बहुत ज्यादा क्या हो गया था, खुश हो गया था। ठीक है, और जब इससे खुश हुआ तो इसने तराई एवं भाबर की जागीर क्या कर दी है, गरुड़ ज्ञानचंद को क्या कर दी थी, क्या कर दी थी, प्रदान की गई थी। इसके अलावा गरुड़ ज्ञानचंद के सेनापति की बात करें तो इसका एक खतरनाक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था नीलू कठायत। जिसका नाम क्या था, नीलू कठायत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित नाग मंदिरों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध जो नाग है वो कौन सा है, तो आपका बेनी नाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेनी नाग हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो हमारे राज्य में कई सारे क्या है, नाग मंदिर है। जैसे एक धौला नाग है, ये धौला नाग हो जाएगा, धौला नाग हो जाएगा, ये आपका बागेश्वर में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बासुकी नाग ये आपका चमोली रुद्रप्रयाग के आसपास ही आपका मिल जाएगा। बेनी नाग ये आपका पिथौरागढ़ में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नाग देवता मंदिर है, जैसे एक फेमस है शेषनाग। शेषनाग का जो मंदिर है ये कहां पर है, ये है पांडुकेश्वर। कहां पर है, पांडुकेश्वर। शेषनाग का मंदिर कहां पर है, पांडुकेश्वर में। इसके अलावा देखो लोदिया नाग, लोदिया नाग जो है ये नीतिमाणा में। लोदिया नाग, लोदिया नाग कहां पे है, नीति क्षेत्र में हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है पुष्कर नाग, तो पुष्कर नाग कहां पर है, तो पुष्कर नाग आपका नागनाथ, कहां पर है, नागनाथ पोखरी आपने सुना होगा, चमोली में पड़ता है नागनाथ पोखरी, ये पुष्कर नाग हो जाएगा। इसके अलावा अगला नाग है कलिंगा नाग। कौन सा है, कलिंगा नाग। और ये कलिंगा नाग कहां पर है, तो ये रवाई क्षेत्र में। ठीक है, उसके अलावा सुटिया नाग, सुटिया नाग आपका कहां पर है, तो ये टकनौर क्षेत्र, रवाई टकनौर जो क्षेत्र है यहाँ आपका सुटिया नाग पड़ जाएगा। इसके अलावा एक और नाग है कर्माजीत नाग, कर्माजीत नाग, तो ये रुद्रप्रयाग में एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है, पिल्लू गांव। कौन सा गांव है, पिल्लू गांव। कहां पे, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये आपके उत्तरकाशी में हो जाएगा, ये चमोली में हो जाएगा, और ये आपके चमोली में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, टिहरी बांध की ऊंचाई है, तो टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। कितनी है, 260.5 मीटर है टिहरी बांध की ऊंचाई। ठीक है, और टिहरी बांध आपको पता ही है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा हमारे राज्य में और बांधों की अगर मैं बात करूं तो देखो अभी एक और बांध है, हालांकि ये बांध अभी बना नहीं है और ये क्या है आपका निर्माणाधीन है। इस बांध का नाम है पंचेश्वर बांध, जो कि काली नदी पे बनाया जा रहा है। कहां पे, चंपावत में बनाया जा रहा है। इस बांध की ऊंचाई होगी कितनी, 311 मीटर। जब ये बन जाएगा इसकी ऊंचाई होगी 311 मीटर, और ये उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा जब बन जाएगा। उसके अलावा एक और बांध है लखवाड़ बांध, ये भी अभी बन ही रहा है, लखवाड़ बांध। और लखवाड़ बांध की ऊंचाई कितनी होगी, 204 मीटर होगी। लखवाड़ बांध के बाद अगला जो बांध है ये आपका जमरानी बांध। कौन सा है, जमरानी बांध। ये भी अभी बना नहीं है लेकिन निर्माणाधीन है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी 150.6 मीटर हो जाएगा।
जमरानी बांध के बाद अगला बांध है रामगंगा बांध। रामगंगा बांध, और रामगंगा बांध की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई है वो 127 मीटर है। इसके बाद अगला बांध है इचारी बांध। कौन सा है? इचरी बांध, इचारी या इचरी बांध। और ये कितना है? 59 मीटर। कितना है? 59 इचरी बांध। और इचरी बांध के बाद अगला है धौली गंगा बांध। ठीक है, धौली गंगा बांध हो जाएगा, और ये धौली गंगा नदी पे बनाया गया है, और ये कितना है आपका? 56 मीटर। तो ये हमारे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण बांध है, तो ये ऊंचाई भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 की अगर बात करें तो विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो देखो किस जल प्रवाह क्षेत्र में, तो विरही नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है किसकी? अलकनंदा। तो कहीं है अलकनंदा? बिल्कुल है। तो ये भगीरथी अलकनंदा जल प्रवाह हो जाएगा। कौन सा? भगीरथी अलकनंदा जल प्रवाह हो जाएगा। भगीरथी अलकनंदा जल प्रवाह, विरही गंगा। ठीक है, यमुना टोन्स में आपकी आसन नदी हो जाएगा। बाकी जो भी टोन्स की सहायक नदी है या जो भी यमुना की सहायक नदी है वो इसके अंदर आ जाएगी। यमुना भगीरथी में देखो, यमुना भगीरथी जल प्रवाह तो ये अलग ही हो गया। बाकी काली जल प्रवाह में कई सारी नदियां आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 34 है, और 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस झील में सफेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम है? तो ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि चंपावत का जो श्यामला ताल है, इसी के किनारे आपका क्या है? स्वामी विवेकानंद आश्रम है, और इसी के किनारे पे एक प्रसिद्ध मेला लगता है। कौन सा? झूला मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? झूला मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? झूला मेला लगता है। ठीक है, इसके अलावा देखो दूसरा यहाँ पे 7 ताल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यह कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। सबसे रमणीक झील, सबसे रमणीक झील है, यानी कि सबसे शानदार झील। ठीक है, जिसका दृश्य क्या है? बहुत ज्यादा मनोहरम है। ठीक है, भीमताल की बात करें तो ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ये कुमाऊं क्षेत्र की क्या है? सबसे बड़ी झील है। और अगर आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार है। ठीक है, आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके अलावा देखो 7 ताल की बात करें तो 7 ताल के अंदर कितने ताल आते हैं? 7 ताल आते हैं, और इन 7 तालों में आपका एक है नल दमयंती ताल। कौन सा है? नल दमयंती ताल। ठीक है, एक ताल है आपका सूखा ताल, एक है आपका गरुड़ ताल, गरुड़ या इसी को पूर्णा ताल भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका राम ताल, सीता लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता ताल हो जाएगा। ठीक है, कोई ताल छूटा आपका? एक ताल छूट गया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपको? गरुड़ या पन्ना ताल। ठीक है, नल दमयंती, गरुड़ या पन्ना ताल, सूखा, पूर्णा। ठीक है, देखो गरुड़ को ही पन्ना कहते हैं, गरुड़ को ही क्या कहते हैं? पन्ना ताल कहते हैं, और पूर्णा ताल आपका अलग से हो जाएगा। ठीक है, नल दमयंती ताल के बारे में ये याद रखना कि यहाँ पे मछली नहीं पकड़ी जाती, मछली नहीं पकड़ी जाती यहाँ पे, या मछली नहीं मारी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है सहस्त्रधारा काष्ठ स्थलाकृति किसके निकट स्थित है? तो सभी को पता है सहस्त्रधारा कहां पर है? देहरादून में है। सहस्त्रधारा देहरादून का एक प्रमुख क्या है? जलप्रपात है। और जो सहस्त्रधारा है ये बेसिकली किस नदी पर है? देहरादून की एक इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है वाल्दी नदी। और वाल्दी नदी किसकी सहायक नदी है? सोंग नदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसे हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है पुरोला को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पुरोला को कहा जाता है। पुरोला के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कमल नदी है, जो कमल नदी है, इसको पुरोला का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। पुरोला जो घाटी है ये लाल धान के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल धान के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लाल चावल जिसे हम बोलते हैं, लाल चावल के प्रसिद्ध है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। राइट, चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यह नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। यह नारा जो था
वो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था 26 मार्च 1974। 26 मार्च 1974 को चिपको मूवमेंट हुआ था और किसको नेतृत्व में हुआ था? गौरा देवी। रैणी गांव की एक मेला थी जिनका नाम क्या था? गौरा देवी। गौरा देवी के नेतृत्व में रैणी गांव की जितनी भी महिलाएं थी वो कहाँ चली गई थी? जंगलों में चली गई थी। जैसे जो ठेकेदार थे, सरकार जैसे वनों को काटने वाली थी, वैसे ही ये महिलाएं वहां पे उन वृक्षों से चिपट गई थी या चिपक गई थी। ठीक है, वहां पे जनरली जो देवदार के वृक्ष थे वो काटे जा रहे थे, तो सारी महिलाएं उन वृक्षों से चिपक गई थी और इन्होंने कहा कि अगर आपको वृक्ष काटना है काटो, कोई बात नहीं काटो, लेकिन पहले आपको हमें काटना होगा। आप हमें काटो और उसके बाद वृक्ष काटना। ठीक है, तो जो ठेकेदार थे, जो सरकार थी, जो प्रशासन था, सारा हिल गया था, सारा डर गया था, है ना, कि जब पहली बार जब उन्होंने देखा, क्योंकि उस टाइम पे देखो महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब इस उस टाइम पे महिलाओं का जो ये रौद्र रूप देखा तो इससे सरकार क्या होगी? कांप गई, डर गई, ठेकेदार डर गया और उन्होंने हथियार छोड़ा और वहां से क्या चले गए? वापस चले गए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है, ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी। गौरा देवी। बाकी चिपको मूवमेंट से जुड़े जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? चंडी प्रसाद भट्ट, जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे लोगों को, और जो पत्रों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को बड़े लेवल पे जो पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनका नाम क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा जी था। ठीक है, इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री दिया गया और चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। वहीं हम डूंगी पेंतोली आंदोलन की बात करें तो जो डूंगी पेंतोली आंदोलन था, तो बताओ डूंगी पेंतोलन आंदोलन कहां पे हुआ? तो डूंगी पेंतोली आंदोलन ये हुआ था आपका कहां पर? 1980 में चमोली में। 1980 में 1980 में ये आंदोलन कहां पे हुआ? चमोली में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ? मथुरा देवी के नेतृत्व में। मथुरा देवी के नेतृत्व में। और क्यों हुआ था? बांझ काटने के विरोध में, के विरोध में। ठीक है, तो यहाँ पे बांझ के पेड़ों को काटा जा रहा था, तो मथुरा देवी के नेतृत्व में लोग आगे बढ़े और इन्होंने बांझ के वृक्ष नहीं काटने दिया। ठीक है, 1980 में। वहीं अगर रक्षा सूत्र की बात करें तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन था ये 1994 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1994 में। और टेरी में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं भिलंगना क्षेत्र, जहां से भिलंगना नदी आती है। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था सुरेश भाई। उनका नाम क्या था? सुरेश भाई था। उनका नाम क्या था? सुरेश भाई था। उसके अलावा पानी राखो आंदोलन की बात करें तो पानी राखो आंदोलन 1989 में हुआ और ये कहां पे हुआ? उफरे खाल। उफरे खाल। और ये उफरे खाल कहां पे पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। और इसके नेतृत्वकर्ता जो ये आंदोलन किया था, ये किसने किया था? सच्चिदानंद भारती जी ने किया था। सच्चिदानंद भारती जी ने ये आंदोलन किया था। सच्चिदानंद भारती के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। इन्होंने, ताकि पहाड़ों में पानी की व्यवस्था दूर हो, पानी का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए इन्होंने पानी राखो आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं और प्रश्न संख्या 38 है। और 38वें प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई? तो भेषज सहकारी संघों की स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, देखो हमारे राज्य में हिमालयी राज्य है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी राज्य है, और हिमालयी राज्यों में देखो जड़ी बूटियों का क्या होता है? भंडार होता है। पहली बार सरकार के द्वारा जड़ी बूटियों को संग्रहण करने का जो कार्य दिया गया वो सहकारिता विभाग को दिया गया। कब दिया गया? 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 ईस्वी में जड़ी बूटी संग्रहण संग्रहण का कार्य क्या किया गया? शुरू किया गया। और किसके नेतृत्व में? उत्तराखंड का जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता विभाग के नेतृत्व में या सहकारिता विभाग के द्वारा जड़ी बूटी का संग्रहण कार्य शुरू किया गया। साल 1980 में क्या किया गया कि अब देखो ये तो केवल सहकारिता विभाग है। अब सहकारिता विभाग ने क्या किया कि देखो प्रत्येक जनपद में जड़ी बूटियां मिलती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जनपद में क्या हो? अलग अलग संगठन हो, हर जनपद में एक संगठन कार्य करे। तो प्रत्येक जनपद में भेषज सहकारी संघों की क्या की गई? स्थापना की गई। और ये कब की गई? 1980 में, जो अपने जिले जिले में जड़ी बूटी संग्रहण का क्या देखेंगे? कार्य देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है, उत्तराखंड में यूरेनियम की उपलब्ध
यूरेनियम की उपलब्धता संकेत निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त हुआ है? ठीक है, हमारा उत्तराखंड में एक जिला ऐसा है कि जहां पे यूरेनियम के भंडार होने की क्या मिले, संकेत मिले हैं। अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है, केवल संकेत मिले हैं। जो आपके क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल हो जाएगा। तो टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं। बाकी देखो, हम चूना पत्थर कई बार देख चुके हैं। चूना पत्थर, जो बेस्ट क्वालिटी का चूना पत्थर आपको कहाँ पे मिलता है, तो ये मंदारम और बारकोट क्षेत्र, मंदारम और बारकोट क्षेत्र, कालसी के आसपास का जो क्षेत्र है। इसके अलावा मसूरी में कौन सा, मसूरी में सख्त व क्रीम रंग का सख्त चूना पत्थर मिलता है। इसके अलावा डोईवाला के आसपास भी मिलता है, ठीक है। बाकी चूना पत्थर में आपका देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल है, और इसके अलावा आपका चमोली हो जाएगा, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा देखो, अगर बात करें तो जो आपका सोना है, सोना कहाँ पे मिलता है, तो सोना पश्चिमी रामगंगा जो नदी के रेत है। इसके अलावा जो आपका कौन सा हो जाएगा, शारदा नदी है, शारदा नदी की रेत में पार्टिकल्स के रूप में मिलता है। इसके अलावा अलकनंदा पिंडर की जो नदी है, इस नदी के रेत में भी मिल जाता है, ठीक है, ना के बराबर पार्टिकल के रूप में। ऐसा मत समझना कि वहां पे खान नहीं है, हल्का हल्का बालू में क्या मिल जाते हैं, पार्टिकल मिल जाते हैं। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी केवल और केवल कहाँ पे मिलता है, अल्मोड़ा में मिलता है, वो भी बहुत कम मात्रा में। इसके अलावा देखो, टिन की बात करें तो टिन आपका कहाँ पे मिलता है, तो टिन आपका मिलता है कहाँ पे, चमोली में, ठीक है, केवल और केवल चमोली में। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो आपका रॉक फॉस्फेट कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है आपका कहाँ पे, देहरादून में। कहाँ पे मिलता है, देहरादून में मिलता है, ठीक है, ठीक है, कहाँ पे मिलता है, रॉक फॉस्फेट अन्य जगह भी मिलता है देहरादून के अलावा। लेकिन जो बेराइट्स होता है, बेराइट्स होता है, ये मिलता है केवल और केवल कहाँ पे, देहरादून में मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, और प्रश्न संख्या 40 है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब बागान वाले जिले, तो सेब बागान वाले जिले सभी को पता है उत्तरकाशी और नैनीताल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितनी प्रतिशत है, तो 0.83% है। वहीं क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो 1.69% हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार की है, हरिद्वार के बाद देहरादून की है, देहरादून के बाद उधम सिंह नगर की है, उधम सिंह नगर के बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के बाद आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में दशहरे को पांडव कहते हैं, जबकि विजयदशमी को, तो विजयदशमी को क्या कहा जाता है, पाइता कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, चौलीथात मेला होता है। चौलीथात क्या है, मेला। चौलीथात में अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, मेले होते हैं। नुड़ाई जो है वो जो भेड़ चरवाहे होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, मेला होता है, ठीक है। बिस्सू क्या होता है आपका, बैसाखी को ये लोग क्या बोलते हैं, बिस्सू मेला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जौनपुर क्षेत्र में मौन मेला होता है, मछ मौन जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की नेटवार में स्थित पोखू देवता का मंदिर निम्नलिखित में किस किस जनजाति समुदाय से संबंधित है, तो ये भेड़ाल से संबंधित है, ठीक है। नेटवार क्षेत्र, ठीक है, उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो आपका भेड़ाल हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोल्टा भी आपको पता है जौनसार क्षेत्र में है। भोटिया आपके महान हिमालय की जनजाति है। अगला प्रश्न, जौनसारी भाषा में मेला शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अभी बताया मैंने, मौन मेला, ठीक है। अगलाड़ नदी के किनारे जो है जौनपुर क्षेत्र में क्या लगता है, मौन मेला लगता है, मछ मौन जिसे भी कहा जाता है। इसमें जितने भी क्षेत्र के लोग होते हैं, खत के लोग होते हैं, वो सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं, किसी एक नदी में क्या कर देंगे, मछली मारने का इनका क्या होता है, ये त्योहार होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या स्थित है, तो जो बद्रीनाथ मंदिर है ये नेशनल हाईवे नंबर 7 पे स्थित है। ये नेशनल हाईवे नंबर जो 7 है, ध्यान रखना बहुत लंबा हाईवे है। ये आपका पंजाब से शुरू होता है, पंजाब के बाद ये आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद ये उत्तराखंड में आपका विकास नगर, ठीक है, विकास नगर हो जाएगा, आपका देहरादून हो जाएगा, उसके बाद आपका ऋषिकेश हो जाएगा,
ठीक है। ऋषिकेश के बाद आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद आपका रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद आपका कहाँ, आपका बद्रीनाथ हो जाएगा। तो जो ये वाला रूट है ये है नेशनल हाईवे नंबर 7। बीच में और भी कई महत्वपूर्ण स्थान पड़ते हैं, पर ये आपके मेन, आप समझ गए होंगे कि किस वाले रास्ते की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है नेशनल हाईवे नंबर 34, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 34 की अगर बात करें 34 की बात, तो 34 में भी आपके कई सारे आ जाते हैं। तो 34 जो है आपका ये कहां से शुरू होता है, नजीबाबाद, ये आपका नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, हरिद्वार, ठीक है। फिर आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश से होते हुए आपका कहां चले जाएगा, गंगोत्री चला जाएगा। उसके बाद 109 की बात करें, ठीक है, हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 109, तो ये आपका रुद्रपुर हल्द्वानी, ठीक है, रुद्रपुर हल्द्वानी अल्मोड़ा होते हुए कहां पहुंच जाएगा, ये कर्णप्रयाग पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, कर्णप्रयाग पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, और ये है मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अठोड़ी उत्सव मनाया जाता है। तो ये कई बार मैं बुग्याल में आपको बता चुका हूं, तो दयारा बुग्याल में मनाया जाता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। इसी को अठोड़ी उत्सव या मक्खन की होली या बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, संस्कृत के विद्वान का संगम कालिदास महोत्सव निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया जाता है। तो देखो कालिदास का जहां जन्मस्थली है कौन सा, कबिल्टा, ठीक है, जो वर्तमान कालीमठ वाला जो गांव है, ठीक है, जहां पे माँ कालिका क्या है, प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, कबिल्टा गांव बोला जाता है, ये कालिदास से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरिद्वार के पिरान कलियर गांव में निम्नलिखित में से किसकी मजार नहीं है। तो यहाँ पे किसकी मजार नहीं है, तो मोहम्मद मुस्तफा की मजार नहीं है। बाकी सूफी हजरत अहमद की है, इमामुद्दीन की है, और किली साहब की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को पार कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा रूपकुंड से शिला समुद्र पहुंचती है, जो यात्रा का 16वां पड़ाव है। तो ये है जूरांगली दर्रा। कौन सा है, जूरांगली दर्रा है। कौन सा है, जूरांगली दर्रा, ठीक है। तो फैक्चुअल प्रश्न है, याद रखना है। लिपुलेख आपका पिथौरागढ़ उधर हो जाएगा, गुंजी भी आपका उधर ही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, तिलहरी और हंसुला कहाँ पहना जाता है। तो इट इज वेरी वेरी इजी प्रश्न। हंसुला सभी को पता है गले में पहना जाता है, तिलहरी भी गले में पहना जाता है, और स्पेशली ये जो गोरखा महिलाएं होती है, नेपाली जो महिलाएं होती है, उनका ये प्रमुख क्या है, आभूषण है। हालांकि आज ये गढ़वाल और कुमाऊं में भी क्या बन चुका है, आम बन चुका है। आजकल गढ़वाल और कुमाऊं की महिलाएं भी तिलहरी प्रमुख रूप से क्या करती है, इस आभूषण को गले में पहनती है, ठीक है। चलो तो कौन सा हो जाएगा, गले में पहने जाने वाला आभूषण हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न आ जाओ, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित निम्नलिखित स्थानों या तीर्थ स्थानों में से संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। देखो पहला यहाँ पे ये है कि जो रुच महादेव मंदिर है, ध्यान रखना, रुच महादेव मंदिर महाकवि कालिदास की जन्मस्थली के कबिल्टा के निकट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है त्रियुगी नारायण मंदिर, मान्यता माता पार्वती शिव का विवाह स्थल, ये बात भी बिल्कुल सही है। पिल्लू कर्माजीत मंदिर अभी बोला था नाग देवता को समर्पित है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प, सारे विकल्प ही सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग के संबंध में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहां स्थित है। तो सभी को पता है गंगोली हाट में, ठीक है, गंगोली हाट में। अगला, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, देखो ये कई बार बता चुका हूं, कहां पर है, नरेंद्र नगर। और अगर ये आ जाता है कि उत्तराखंड राज्य प्रशासनिक अकादमी, तो कहां पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नैनीताल में हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1934 में प्रकाशित राज्य का पहला दलित समाचार पत्र था कौन सा, तो ये था समता। 1934 में हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ये किया गया, ठीक है। टमटा सुधारणी सभा हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ही 1905 में, ठीक है, टमटा सुधारणी सभा का गठन किया गया था। टमटा सुधारणी सभा बनाई गई थी ताकि जो शिल्पकार समुदाय है उनका क्या हो सके, हित हो सके। बाद में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम क्या रखा गया था, शिल्पकार, और बाकी पीछे क्या होगा, शिल्प सुधारणी सभा हो जाएगा। हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकारों की स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। चलो, इसीलिए इनको उत्तराखंड का अंबेडकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना जैसी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है, निम्नलिखित में से कौन सी इनकी नहीं है।
तो जो इनकी नहीं वो परनानी है। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कई बार बता चुका हूं। 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और किसके लिए मिला था? कला और बूढ़ा चांद के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। इसके अलावा 1961 में इनको पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 1968 में इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अभी पुलिस वाले पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि 108 इमरजेंसी जो मेडिकल सेवा है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ध्यान रखना ये जो सेवा थी ये हमारे उत्तराखंड में कब स्टार्ट की गई थी? तो जो ये सेवा थी ये हमारे उत्तराखंड में कब स्टार्ट की गई थी? 15 मई 2008। तो उत्तराखंड में 15 मई 2008 में ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलो जी ये याद रखना है। उसके अलावा अगला प्रश्न आ जाते हैं। उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री तो सभी को पता है कहां पे? रानीबाग नैनीताल में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है देखो 1962 ईस्वी में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा गया? देखो त्रिलोक सिंह बसेड़ा को कहा गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो दो प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर के हैं। तो पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई जाएगी? तो ये हरिद्वार जिले में उत्तराखंड की पहली मेडिसिटी बनाई जाएगी। यहाँ पे मेडिकल से संबंधित तमाम फैसिलिटीज होंगी। ठीक है, ये मेडिकल हब के रूप में क्या किया जाएगा? इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, चलो जी इसके बाद आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और प्रश्न है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर शुरू करने की घोषणा की? तो देखो अभी तक मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य था कि राज्य की महिलाओं को हमें क्या बनाना है? लखपति बनाना है। अब इनका जो एम्बिशन है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब ये चाहते हैं कि जो लखपति बन गई है इनको क्या बनाना है? करोड़पति बनाना है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी इसके साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट संख्या 35 में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।